मूवी की शुरुआत में टिम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आया हुआ है क्योंकि उसके पिताजी बहुत बीमार है। उसी समय नर्स टिम से कहती है उसके पिताजी उसे याद कर रहे हैं। टिम अंदर जाता है तो उसके पिताजी सच में ही बहुत बीमार है। उनके पास बहुत कम समय बचा था क्योंकि टिम के पिताजी को म्यूजिक बहुत पसंद था, इसलिए वो टिम से कहते हैं कि टिम को म्यूजिक सीखना होगा और अपना नाम कमाना होगा। वो टिम को एक बुक देते हैं और कहते हैं कि टिम को ऑस्ट्रेलिया जाकर म्यूजिक सीखना होगा, जहां उनका एक दोस्त है जो बहुत बेहतरीन म्यूजिक सिखाता है। तभी नर्स कहती है समय खत्म हो गया है और उसके पिताजी को आराम की जरूरत है। टिम के पिताजी टिम से वादा लेते हैं कि टिम उनका ये सपना जरूर पूरा करेगा। टिम वादा करके वहां से निकल जाता है। टिम अपने पिताजी की मौत के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल जाता है क्योंकि टिम के पिताजी का म्यूजिक की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, इसलिए टिम उनके नाम को कायम रखना चाहता था। ऑस्ट्रेलिया जाते समय टिम किताब को गहराई से पढ़ता है। कुछ समय बाद ट्रेन में टिम को एक लड़की मिलती है, उसका नाम सोफी था। सोफी टिम को देखकर हंसती है और बातों बातों में कुछ देर में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि टिम म्यूजिक स्कूल पहुंच जाता है जिसका नाम है मोजार्ट इंटरनेशनल स्कूल। कुछ देर में टिम प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचता है जहां पर प्रिंसिपल लॉन्ग बक टिम को एक पिक्चर दिखाते हुए पूछते हैं कि ये कौन है। टिम मना कर देता है, वो नहीं जानता। वो पिक्चर सिमोन की थी जो फ्यूचर और पास्ट में होने वाली घटनाओं को बता देता था। कुछ देर में प्रिंसिपल टिम को बैठने को कहता है। टिम बैठ जाता है। प्रिंसिपल टिम को बताता है कि वो कभी भी लेट एडमिशन वाले स्टूडेंट को अपने स्कूल में नहीं लेते हैं, लेकिन तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से तुम गम में थे और तुम्हारे पिताजी ने बहुत ज्यादा हमारे स्कूल के लिए गाया है। उनके ऑनर में तुम्हें लेट एडमिशन दिया जा रहा है और कहते हैं कि इस क्रिसमस पर एक स्पेशल म्यूजिक शो रखेंगे जिसमें द मैजिक फ्लूट यानी कि जादुई बांसुरी थीम रखी गई है। प्रिंसिपल टिम से बात कर ही रहे होते हैं कि रूम में टीचर गार्डर आ जाते हैं। प्रिंसिपल टिम को गार्डर से मिलवाते हैं कि वो टिम के टीचर हैं। टिम को कमरा दिखाने के लिए गार्डर टिम को अपने साथ चलने की कहता है। दोनों जब जा रहे होते हैं तो गार्डर टिम से कहते हैं टिम आने में लेट हो गया है लेकिन वो उसे ऑडिशन की तैयारी में मदद करेंगे। रूम के अंदर जाने के बाद टिम को एक लड़का जिसका नाम क्लियरली था मिलता है और टीचर कहता है कि ये तुम्हारा रूममेट है, लेकिन क्लियरली को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसका रूम शेयर करेगा। वो अकेला रहना पसंद करता है। टीचर टिम को मिलवा कर चले जाता है। क्लियरली टीम से कहता है कि तुम लेट आए हो इसलिए तुम मेरे रूम में नहीं रह सकते। टिम उसे अपने फादर की पूरी स्टोरी बताता है। सुनकर क्लियरली मान जाता है और टीम को पूरा स्कूल घुमाने की कहता है। दूसरे दिन क्लियरली टिम को स्कूल घुमाने के लिए ले जा रहा होता है कि वहां एक लड़का जिसका नाम बुल्ली है क्लियरली को छेड़ने लगता है और उसे जमीन में धक्का दे देता है। टिम क्लियरली को उठाता है और पूछता है कि यह कौन है और ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। क्लियरली बताता है कि ये यहाँ के एक फेमस सिंगर का लड़का है, इसलिए ज्यादा एटीट्यूड में रहता है और इससे क्लियरली ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि प्रिंसिपल हॉल में सारे स्टूडेंट को टिम का इंट्रोडक्शन कराता है और सबके लिए टीम से गाना गाने की कहता है, लेकिन टीम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या गाए। तभी प्रिंसिपल कहता है कि गाना गाना एक कला है, ये सीखा नहीं जाता है, यह अंदर से ही निकलती है। और टिम कंफ्यूज ना हो इसलिए टिम का हौसला बढ़ाते हुए प्रिंसिपल कहता है कि तुम जैसा भी गाओगे देखा जाएगा, लेकिन गाना शुरू करो। टिम गाना गाना शुरू करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट टिम से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल टिम को बीच में रोकते हुए कहता है कि यह कोई गाना नहीं है, एक म्यूजिशियन के अंदर गाना तो अपने आप आना चाहिए। ये सुनकर टिम बहुत सुस्त हो जाता है। उसी रात टिम एक किताब पढ़ रहा होता है जिसका टाइटल था द मैजिक फ्लूट। टीम किताब में एक स्टोरी पढ़ता है जो एक राजकुमारी और राजकुमार की थी। उसमें लिखा था कि राजकुमार राजकुमारी को खतरों से बचाता है। टिम को स्टोरी इंटरेस्टेड लगती है और वह पेज को बदलता है। उसी समय पेज में से कुछ चमत्कारी रोशनी निकलने लगती है और पूरे कमरे में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। टिम ये देखकर रोशनी का पीछा करता है और रूम से बाहर एक हॉल में पहुंच जाता है जहां टिम देखता है कि वहां बुक सेफ है जिसमें कि एक किताब की जगह खाली है। टिम अपनी बुक को खाली जगह में लगा देता है। थोड़ी ही देर में एक दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही टिम उसके अंदर जाता है वो रोशनी और ज्यादा टिम के सामने टिमटिमाने लगती है और बांसुरी की आवाज में टिम से कहती है क्या वो एक जादुई सफर के लिए तैयार है। अगर वो तैयार है तो उसे इस कहानी का हिस्सा बनना होगा। टिम को कुछ समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे और वह चुप रहता है। कुछ समय बाद टिम दरवाजे से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है, लेकिन वो रोशनियों की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती है। हारकर टिम को आवाज की बात माननी पड़ती है और वह गेट के पीछे चल देता है। थोड़ी ही देर में टिम अपने आप को एक खाली जगह पर पाता है जहां पूरा रेगिस्तान था।
ये देखकर टिम की आंखें खुली की खुली रह जाती है। कुछ देर में टिम रेगिस्तान में चलने लगता है और चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता है। टिम अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता है। टिम दूर तक देखने के लिए, जिससे कोई नजर आ जाए, एक मिट्टी के टीले पर चढ़ता है। ऊपर चढ़ते ही टिम के सामने बहुत बड़ा सांप आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन टिम उससे डरता नहीं है बल्कि सवाल करने लगता है। और जब टिम को लगता है कि सांप उसकी एक नहीं सुन रहा है, टिम फौरन वहां से भागने लगता है, लेकिन सांप उसके पीछे पीछे भागता है। कुछ देर में टिम एक गुफा के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो सांप भी गुफा के दरवाजे को बंद कर कर आगे ही बैठ जाता है। उसी समय टिम को याद आता है कि अगर वो गाना गाएगा तो शायद सांप चले जाए, और टिम गाना गाना शुरू करता है। लेकिन टिम के गाने का सांप पर कोई असर नहीं होता है, बल्कि सांप और ज्यादा बड़ा हो जाता है। टिम डरकर फिर भागने लगता है। भागते भागते कुछ देर में टिम का पैर फिसल जाता है और वह गिर जाता है। सांप टिम को खाने ही वाला होता है। तभी दो अजीब सी औरतें आती है और सांप को रोक देती है। वह सांप को मार देती है, टिम को उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है। टिम वहां लिटाकर वो दोनों आसमान में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद टिम होश में आता है। एक आदमी जिसका नाम टेंगो था, जो कि राजा के लिए चिड़िया पकड़ता है, अपने सामने टिम उसको देखता है। सोचता है कि शायद उसकी जान टेंगो को बचा सके और वो यहाँ से निकल सके। तभी टेंगो टीम को देख लेता है कि और उसे आवाज देता है, कौन है यहाँ। टिम अपना इंट्रोडक्शन देता है और अपने साथ हुई सारी बात बताता है। टेंगो टिम को राजकुमार समझता है और उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले में उसे इनाम चाहिए। टिम कहता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। उसी समय वहां 3 मैजिकल औरतें आ जाती है और टेंगो को धमकाते हुए कहती है कि इस लड़के को क्यों परेशान कर रहे हो। टेंगो कहता है टिम राजकुमार है और रास्ता भटक गया है, और कुछ ज्यादा ही बोलता है तो जादुई औरतें टेंगो के मुंह को बंद कर देती है। टेंगो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। कुछ देर में उसके मुंह को खोल देती है। वो सब आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि गुफा के अंदर से एक चेहरा बाहर आता है कि रानी ने उन्हें याद किया है, और वो सब गुफा के अंदर चल देते हैं। वो सभी अंदर पहुंच जाते हैं तो महारानी टिम के स्वागत में कहती है कि उसे टिम का इंतजार था। महारानी बताती है कि महारानी की बेटी की जान खतरे में है एक खतरनाक आदमी से, और उसे बचाने के लिए टिम से बहुत दुखी आवाज में मदद मांगती है। टिम कहता है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ, मैं एक साधारण सा लड़का हूँ। महारानी हंसते हुए कहती है, टिम कोई आम लड़का नहीं बल्कि राजकुमार है, और ये राजकुमार का कर्तव्य है कि उनकी बेटी की जान बचाए। टिम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद महारानी कहती है कि अगर टिम उसकी बेटी को उस आदमी से बचा लाया तो वह इनाम के तौर पर उसकी शादी टिम के साथ कर देगी, और अपने वादे के लिए अपने सारे परों को खोल देती है। यह महारानी के वादा करने का एक तरीका था। उसी समय टेंगो टिम को अकेले में ले जाकर कहता है, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन टिम कहता है कि वो उसे कैसे बचाएगा, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जादुई औरतें टेंगो के मुंह को बंद कर देती है और टिम को एक जादुई बांसुरी देते हुए कहती है, ये तुम्हारे सफर में मदद करेगी, और उसके साथ कुछ और जादुई सामान टिम को देती है। बताती है, ये सब तुम्हारे सफर में तुम्हारी रक्षा करेंगे। टिम महारानी की बेटी को बचाने के लिए वहां से अपने सफर पर चल देता है। टेंगो और टिम जा रहे होते हैं। तभी टिम से टेंगो कहता है कि कभी भी सांप को मारना मत और ना ही उसे देखकर कभी भागना। थोड़ी ही देर में टिम जादुई दुनिया से वापस असल दुनिया में आ जाता है और अपने आप को लाइब्रेरी में पाता है, और वह समझ जाता है कि इस किताब की वजह से वो दोनों दुनिया आपस में मिल जाती है और उसे अपने सफर के लिए दोबारा यहीं से जाना होगा। उसी समय टिम जमीन पर जादुई बांसुरी को भी देखता है। टिम बांसुरी को उठा लेता है। वह किताब को निकालकर वहां से अपने रूम की तरफ चल देता है। उस रात क्लियरी टिम को एक जगह ले जाता है जहां और भी लोग थे। टिम वहां सोफी को देखता है जो अपनी दोस्त के साथ आई हुई थी। उसकी दोस्त सोफी को टिम से मिलने के लिए लाती है तो टिम कहता है कि वो सोफी को पहले से जानता है और सोफी से पूछता है वो ट्रेन में से कहाँ गायब हो गई थी। सोफी कहती है उसे जल्दी थी इसलिए वो चली गई थी। कुछ देर बाद टिम वहां से आ जाता है और फिर से जादुई दुनिया में जाने की सोचता है, लेकिन उसकी किताब काम नहीं करती है, बांसुरी भी काम नहीं करती है, दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता है। दूसरे दिन म्यूजिक टीचर सबकी म्यूजिक क्लास लेता है। क्लास खत्म होने के बाद टिम म्यूजिक टीचर से बात करता है कि वो उसे अलग से म्यूजिक सिखा सकते हैं क्या। म्यूजिक टीचर मान जाता है और टिम उन्हें एक किताब देते हुए कहता है कि इसमें जो म्यूजिक के शब्द हैं उन्हें वो कैसे सीख सकता है। तो म्यूजिक टीचर उसे किताब के बारे में सारी जानकारी दे देता है। टिम अच्छे से समझ जाता है। उसी रात टिम फिर से जादुई दुनिया में जाने की कोशिश करता है और इस बार में जादुई दुनिया में पहुंच जाता है और एक जंगल में निकलता है जहां वह लाइट फिर टिमटिमा रही थी। टिम जंगल में आगे चला जाता है
दूसरी तरफ दिखाते हैं महारानी की लड़की को। कुछ सैनिक जबरदस्ती कमरे में ले आते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहां टेंगो आ जाता है और सैनिकों का ध्यान भटका कर महारानी की लड़की को वहां से निकाल कर ले जाता है। टेंगो और राजकुमारी भागते हुए मार्केट में पहुंचते हैं, जहां टेंगो टिम को देख लेता है और उसे आवाज देकर अपने पास बुला लेता है। वह तीनों एक साथ वहां से बचकर निकलने की सोचते हैं। तभी वहां सैनिक आ जाते हैं और उन तीनों को हथियार के बल पर घेर लेते हैं। उसी समय टिम टेंगो को जादुई डिब्बी निकालकर म्यूजिक चालू करने की कहता है, जो उन जादुई औरतों ने टेंगो को दी थी। टेंगो देर न करते हुए म्यूजिक डिब्बी को निकालता है, उसमें से म्यूजिक को बजा देता है, जिससे सारे सैनिक मदहोश हो जाते हैं और मदहोशी में नाचने लगते हैं। थोड़ी देर में सैनिक नाचते नाचते थक जाते हैं और वहीं बेहोश हो जाते हैं। उसी समय वहां राजा बाबूमा आ जाता है, जिसको देखकर सैनिक और वहां की प्रजा व राजकुमारी उसके सम्मान में अपने सर झुका देते हैं। राजा पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। राजकुमारी बताती है कि वह राजकुमारी है, सैनिक उसे अपहरण कर ले आए हैं। और टिम और टेंगो के बारे में बताती है, यह मुझे बचाने आए थे। राजा अपने सैनिकों से पूछता है, क्या ये लड़की सही कह रही है। सैनिक बात को नजरअंदाज कर देते हैं। राजा राजकुमारी को अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुछ इम्तिहानों को पास करने के लिए कहता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि टेंगो और टीम के मुंह पर कपड़ा बांध दो, उन्हें राजमहल ले जाने की कहता है। टेंगो टिम के मुंह पर कपड़ा बांध दिया जाता है। आगे दिखाते हैं कि टिम जादुई दुनिया से बाहर आकर फिर से असल दुनिया में आ जाता है और अपने आप को लाइब्रेरी में पाता है। आगे दिखाते हैं कि टिम अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी उसके पास सोफी का लेटर आता है। लेटर में लिखा था, टिम रात को सोफी के घर आए। आगे दिखाते हैं कि रात में सोफी टिम इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद टिम सोफी के घर पहुंच जाता है और वह दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी टिम को याद आता है कि उसे वापस जादुई दुनिया में जाना है और सोफी को छोड़कर वहां से चले जाता है। आगे दिखाया जाता है कि टिम जादुई दुनिया में पहुंच गया और इस बार में राजा के महल में निकलता है, जहां टेंगो का मुंह अभी तक कपड़े से ढका हुआ था। टिम उसके मुंह से कपड़े को हटा देता है। टेंगो टिम को देखकर बहुत खुश होता है। कुछ देर में उनकी पेशी राजा के सामने होती है। टिम राजा से कहता है कि वह माफी मांगना चाहता है जो आने में लेट हो गया। राजा कहता है कि यह कोई बात नहीं कि तुम लेट आए, लेकिन अब तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी पड़ेगी। टिम पूछता है, मुझे क्या इम्तिहान पास करना होगा। राजा कहता है, तुम्हें एक समय दिया जाएगा, उतने समय तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना है। अगर तुम इसमें फेल हुए तो तुमसे राजकुमारी की हिफाजत की जिम्मेदारी छीन ली जाएगी। टिम राजी हो जाता है और राजा के सैनिक टिम और टेंगो को उस जगह ले जाते हैं जहां पर यह इम्तिहान लिया जाएगा। उधर दिखाते हैं कि राजकुमारी को राजा के सैनिक फिर से पकड़कर कैद में डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में वहां महारानी आ जाती है, जिसको देखकर राजकुमारी उठ जाती है और अपने कुछ सवालों का जवाब महारानी से लेना चाहती है। राजकुमारी पूछती है कि महारानी इस लायक भी नहीं थी जो उसे बचा सके, जो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को उसे बचाने के लिए भेजा है। क्या वो इतनी बेबस हो गई थी। महारानी कहती है कि टिम राजकुमारी को बचाने के लिए योग्य है और महारानी कहती है कि यदि वो तुम्हें नहीं बचा पाए तो एक चाकू देते हुए कहती है कि तुम राजा को मार देना, क्योंकि राजा मर जाएगा तो तुम अपने आप ही आजाद हो जाओगी। और अपनी बेटी की याद में महारानी गाना गाती है। ये देखकर राजकुमारी बहुत सुस्त हो जाती है। बाहर से राजा के सैनिक उन दोनों की बातें सुन रहे थे और जाकर राजा को बता देते हैं। कुछ देर में राजा राजकुमारी के पास आता है और वो बहुत सदमे में था। राजा कहता है, राजकुमारी को शर्म नहीं आती जो उसे मारना चाहती है, जबकि उसने राजकुमारी की मदद की है। राजकुमारी को एहसास हो है और वो अपनी मां के विश्वासघात के पूरे राजा को बताती है, किस तरह महारानी ने लोगों का बुरा किया है। राजा ये सुनकर राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी को जल्दी से टिम को ढूंढना चाहिए, जिससे वो उसकी मां के द्वारा सताए लोगों को ठीक कर सके। कुछ देर बाद टिम देखता है कि राजकुमारी उसे देख रही है और कुछ पूछ रही है, लेकिन टिम कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि टिम राजा के दिए चुप रहने के इम्तिहान को पूरा कर रहा था। ये देखकर राजकुमारी गुस्से में वहां से चली जाती है। टिम ये देखकर बहुत अफसोस करता है। कुछ देर में टीम जादुई दुनिया से असल दुनिया में आ जाता है। वहां आकर टिम को एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर मिलती है कि सोफी को स्कूल से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो टिम से अकेले कमरे में मिली थी और उसने स्कूल के नियम तोड़े हैं। ये सुनकर टिम जल्दी से सोफी से मिलने उसके रूम में जाता है और सारी बातें बताता है। सोफी गुस्सा होते हुए कहती है कि उसने उसका विश्वास तोड़ा है, उसकी सारी बातें सबको बता दी, जिससे उसको स्कूल से निकाल दिया। टिम कहता है कि वो एक जादुई दुनिया में किसी की मदद के लिए गया था और उसको पूरा करना उसके लिए जरूरी है। सोफी टिम की बातों को बकवास बताते हुए कहती है, वो कोई जादुई दुनिया को नहीं जानती है। टिम अब कभी भी सोफी ना मिले।
टिम गुस्से में रूम से बाहर निकल जाता है। कुछ देर में वह अपने दोस्त क्लियरली को सब बताता है, क्यों वो जादुई दुनिया में जाता है, और क्लियरली के सामने बांसुरी बजाकर अपनी बात को सिद्ध करता है। क्लियरली कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, सोफी तो जा चुकी है। टीम क्लियरली से कहता है उसे दोबारा जादुई दुनिया में जाना है, क्योंकि उसका काम अधूरा रह गया है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि टीम फिर से जादुई दुनिया में पहुंच जाता है। वापस जाकर टिम को मालूम पड़ता है कि महारानी ने उसको झूठ बोला था, बल्कि उसने पूरे राज्य पर काला जादू कर लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, और राजा को मारकर वो उसके राज को खत्म करना चाहती है। टिम और राजकुमारी ही इस जादू से पूरे राज्य को निजात दिला सकते हैं। टिम राजकुमारी के साथ इस जादू को खत्म करने को तैयार हो जाता है। वो दोनों उस जगह को ढूंढते हैं जहां से ये जादू फैलता है। थोड़ी देर में उन्हें वो जगह मिल जाती है जो बहुत गहराई में थी, साथ ही बहुत गर्म भी। वो दोनों एक साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन आग उन्हें घेर लेती है। टिम अपनी बांसुरी की धुन बजाता है, पर जादू से उसकी आवाज दब जाती है और वो दोनों गहरे पानी में डूब जाते हैं। टिम इस बार जादुई बांसुरी को फुल ताकत से बजाता है और महारानी के जादू को तोड़ देता है। पूरा राज्य काले जादू से आजाद हो जाता है। वह राजकुमारी भी महफूज रहती है। ये देखकर राजा बहुत खुश होता है और टीम व राजकुमारी को गले लगा लेता है। पूरे राज्य में जश्न मनाया जाता है। टिम का सब शुक्रिया करते हैं। यहाँ टिम का जादुई दुनिया का सफर पूरा हो जाता है। वो सबसे विदा लेता है और राजकुमारी उसका एहसान मानती है। कुछ देर में टिम असल दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ क्लियरली उसे वापस आते देख उसकी बातों को सच मान जाता है और टिम को बताता है कि सोफी शहर छोड़कर ट्रेन में जा रही है। टिम जल्द ही स्टेशन पहुंचता है, जहां ट्रेन चल चुकी थी। वो ट्रेन के पीछे भगत पर ट्रेन निकल जाती है, पर पीछे देखता है तो सोफी खड़ी थी, क्योंकि उसे भी एहसास हो गया था कि टिम सच्चा इंसान है। वो दोनों मिल जाते हैं और मूवी की हैप्पी एंडिंग यहीं हो जाती है।